हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी, आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वेदर। आज हम लोग वेदर के एग्जैक्ट मीनिंग को ढंग से तरीके से समझने वाले हैं, साथ साथ इस वेदर के एलिमेंट्स यानी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, कभी कभी आपकी बॉडी अदर डेज के कंपैरिजन में ज्यादा स्वेट रिलीज करती है, यानी कभी कभी हमें ज्यादा पसीना क्यों आता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। ठीक है, साथ साथ बारिश, ये बारिश क्यों होती है। ठीक है, और जब कभी कभार हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम लोग जल्दी से भागते हैं क्या करने के लिए, कुछ गर्म कपड़े पहनने के लिए। और वहीं हम लोग गर्मियों में क्या चूज करते हैं, ऐसे कपड़े चूज करते हैं जो हमें कूल और कंफर्टेबल रखते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग ढंग से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले योर बॉडी सेंसेस द वेदर, कि आपकी बॉडी वेदर को सेंस करती है, नो डाउट आप सबको पता है। ठीक है, कभी कभी जब मौसम अच्छा होता है तो आपको अच्छा फील होता है, वो कैसे, आपके सेंसेस से आपको पता लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यू वोक अप शिवरिंग ऑन अ विंटर मॉर्निंग। ठीक है, जब कभी आप ठंड की सुबह आप जब सो के उठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और आप इमीडिएटली क्या करते हैं, वार्म क्लॉथ्स को पहनने के लिए दौड़ते हैं। और वहीं जब समर की हम लोग बात करें, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है तो आप ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो आपको कूल और कंफर्टेबल रखते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे सेंसेस से हमें पता लगता है कि वेदर कैसा है। हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस बियॉन्ड जस्ट आवर फीलिंग्स। हम देखेंगे सिर्फ फीलिंग्स से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे जज करेंगे इस चीज को। ठीक है, कैसे समझेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर ये टर्म आप सभी ने सुन रखी होगी कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डीप में। द एटमोस्फेयर इज लाइक अ लेयर्ड केक। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एटमोस्फेयर इज लाइक अ लेयर्ड केक। जैसे आपने केक देखा है, आप लोगों के बर्थडे पे आता है, आप लोग कट करते हैं, उस केक में कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, आप सभी को पता है उस केक में कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर क्रीम होती है, देन उसके नीचे ब्रेड होता है और उसके नीचे और भी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। सेम जब हम लोग बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, यानी वो भी कैसा है, सेम उन लेयर्स की तरह जैसे उस केक में लेयर्स होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में भी सेम उसी तरह लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ। अब डिफरेंस क्या है, आपके जो केक जो आप खाते हो, जो उसमें आपको लेयर देखने को मिलती है, वो किसकी होती है, ब्रेड की होती है, क्रीम की होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, वो लेयर किसकी होती है, वो लेयर होती है बेटा एयर की, हवा की। ठीक है जी, अब हम लोग बात करेंगे वेदर के बारे में। द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ प्लेस, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा था उसको वेदर बोल दिया जाता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की हम लोग बात करें, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था उसको वेदर बोल दिया जाता है। और एक और कंफ्यूजन आपकी मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम बेटा नहीं होता है। जब हम लोग बात करते हैं वेदर की, तो जब हम वेदर की बात करेंगे तो ये डे टू डे चेंज होता रहता है। ठीक है, वेदर क्या होता है, मौसम, जो सुबह अलग हो सकता है, शाम को अलग हो सकता है, दिन में अलग हो सकता है, मोस्टली होता भी है। सुबह हमें थोड़ी सी ठंड देखने को मिलती है, दिन में बहुत ज्यादा धूप हो जाती है, शाम को फिर से मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगता है। तो वेदर क्या होता है, वो चेंज होता रहता है डे टू डे और आवर टू आवर, यानी हर घंटों में भी चेंज हो सकता है और दिनों में भी। ठीक है, वहीं अगर क्लाइमेट की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो क्लाइमेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो एक लंबे टाइम तक, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे लंबे टाइम तक जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, लंबे टाइम तक रहता है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और जबकि वेदर क्या होता है, जो डे टू डे चेंज होता रहता है। अब हमने बात की भाई द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ, उसको एटमॉस्फेयर बोल दिया। ये जो लेयर्स हैं गैसेज की, जिन्होंने अर्थ को ऐसे सराउंड कर रखा है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है बेटा। अब इस पे ये गैसेज की लेयर है, ठीक है, ऐसे जैसे केक पे होती है। अब इसने क्या कर रखा है, इसने हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, इसने हमारे अर्थ को सराउंड कर रखा है, घेर रखा है। लेकिन ऐसी क्या सिर्फ एक लेयर होती है, तो नहीं बेटा, ऐसी 5 लेयर्स होती है हमारे पास। ठीक है, 5 लेयर्स होती है, जिसमें सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। लेकिन अभी आपको 5 लेयर्स पे नहीं जाना है। ठीक है, अभी आप सिर्फ क्लास 7th में है, तो आप सिर्फ फर्स्ट लेयर की तरफ ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेयर नंबर 1 दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ये जो लेयर है, जो सबसे पहले अर्थ को जिसने सराउंड कर रखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लेयर क्या है, सिर्फ एयर है ये। ठीक है, हमने बोला एयर की लेयर्स हैं और उनको हमने 5 में डिवाइड कर रखा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, यानी हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग ह्यूमंस, एनिमल्स, हम लोग बात करें अर्थ पे जितने लोग रहते हैं या जितने एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी जीव अर्थ पे रहते हैं, वो सभी जो सांस ले पा रहे हैं वो इसी लेयर में ले पा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। और जितना भी वेदर फिनोमिना हम लोग बात करें, चाहे बारिश की बात करें हम लोग, ठीक है,
और या फिर किसी और वेदर फिनोमेना की बात करें, वो सारे हमें इसी लेयर में देखने को मिलती है, यानी ये लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की हो जाती है। अब हम लोग इसकी बात करें हाइट की, 6 to 18 किलोमीटर्स तक हमें देखने को मिलती है। आप सभी को याद रखनी है, जब इसकी हाइट की बात होगी तो 6 to 18 किलोमीटर्स तक हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी आगे। ऑल लैंड बेस्ड लाइफ लिव्स हियर, यानी जितने भी लोग हमारे अर्थ पर रहते हैं वो सभी इसी एयर की लेयर में सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना हैपेंस इन दिस सिंगल लेयर, और पूरा वेदर फिनोमिना इस सिंगल लेयर में ही हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे द ट्रोपोस्फेयर इज द थिनेस्ट एट द पोल्स। आपको याद रखना है जो पोल्स होते हैं हमारे, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप सभी को पता है वहां पर ही हमें थिन देखने को मिलती है। और जब हम लोग बात करेंगे इक्वेटर के आसपास वाले रीजन की, वहां पर हमें ये थिकेस्ट देखने को मिलती है। इसमें हम लोग आगे बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यानी अब मेन चीज की हम लोग बात करेंगे कि किन रीजंस की वजह से हमें ये सारी चीजें फील होती हैं, यानी क्यों ये जो हमें ज्यादा स्वेट आता है कभी कभी, और दिनों से ज्यादा हमारी बॉडी ज्यादा स्टिकी फील होती है, ज्यादा चिपचिपा फील होता है ना, ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा क्यों होता है और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, और उसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना हो रखा है, ठीक है, किस लेवल तक। वहीं हम लोग अगर बात करें टेम्परेचर कि दिन में कितनी ज्यादा हमें कोल्डनेस और हॉटनेस देखने को मिली एक दिन के अंदर, ठीक है, वो आपको आप जब वेदर रिपोर्ट जब स्कूल में बच्चे देते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर करके भी बताया जाता है। वहीं आगे हम लोग बात करेंगे विंड के बारे में, ठीक है, कैसे इस विंड को मेजर किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और इसमें मेन जो विंड के अंदर भी जो मेन दो चीज एलिमेंट्स होते हैं हमारे, स्पीड और डायरेक्शन, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा इसमें इधर से टेम्परेचर, ठीक है, हाउ हॉट एंड कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, यानी एटमॉस्फेयर कितना हॉट और कोल्ड रहा दिन के अंदर हम लोग बात करें तो, ठीक है, और इसको मेजर करते हैं कैसे, आप सभी को पता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी ये जो बारिश आसमान से होती है, ये जो पानी ऊपर से गिरता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ बारिश की फॉर्म में हो, सिर्फ रेन की फॉर्म में हो, स्नो जब ऊपर से गिरती है, बर्फ जब ऊपर से गिरती है, वो भी इसी के अंदर काउंट की जाती है। इसमें क्या क्या आता है प्रेसिपिटेशन में, रेन, स्नो, स्लिट। स्लिट क्या होती है आप सभी को याद रखना है, पार्टली फ्रोजन रेन, ठीक है, जब थोड़ी सी जमी हुई बारिश होती है यानी बर्फ जैसी, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल, हार्ड आइस बॉल्स जिसको बोलते हैं, या लोकल लैंग्वेज में उसको ओले भी बोल दिए जाते हैं, जब छोटी छोटी जमी हुई बर्फ की बूंदे ऊपर से गिरती हैं, या हम लोग बात करें बॉल्स, गोले ऊपर से गिरते हैं जब छोटे छोटे, ठीक है, उनको ओले बोला जाता है। तो प्रेसिपिटेशन में हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस, जो हमारे ऊपर एयर का वेट होता है, हमारे आसपास एयर का जो वेट होता है वो हमें फील थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है, हम लोग डीप में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में याद रखेंगे द वेट ऑफ एयर अबव अस। हम लोग आगे बात करेंगे ह्यूमिडिटी, ये जो हमें ज्यादा पसीना आता है, हम ज्यादा स्टिकी स्टिकी फील होता है, ठीक है, हम ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसके पीछे के रीजन का, और इसको मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गैसेस वाटर इन द एयर, यानी जब हमारी हवा में, ठीक है, जब हमारी हवा में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा फील होती है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में उमस बोल देते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे विंड, मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है, जब हवा चलती है, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और उसमें मेन चीज क्या होती है विंड में, स्पीड और डायरेक्शन। इन सारी चीजों को हम लोग आगे डीप में डिटेल में पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर वेदर की बात करें तो हर जगह पे ना वेदर के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नॉर्मली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट इज स्नोई, विंडी हम लोग बोल सकते हैं, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह पर अलग अलग नाम इसको दिया जाता है। लेकिन आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या नाम दिया जाता है वो आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपकी लोकल लैंग्वेज में वेदर को किस किस नाम से जाना जाता है। स्नोई, विंडी, क्लाउडी, ठीक है, हॉट, कोल्ड, आपकी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या नाम दिया जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट प्रॉब्लम। अगर हम लोगों के पास कुछ भी ना हो कि हम लोग इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि इस वेदर फिनोमिना को, इसके एलिमेंट्स को मेजर कैसे करना है, तो काम कैसे चलेगा। अब एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है, ये कृष्णन है, ठीक है बेटा, ये कृष्णन चेन्नई में रहता है, ठीक है, ये चेन्नई में रहता है जो तमिलनाडु के अंदर है। टेल्स अमीर इन कश्मीर दैट इट इज चिली आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, ठीक है, वहां पे पूरी रात बारिश हुई है और उसके बाद वहां पे कह रहा है बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, ठीक है, जबकि इसका दोस्त है जो इसका फ्रेंड है अमीर, वो कहां पर है, वो कश्मीर में है, ठीक है। अब अमीर उससे पूछता है अच्छा कितनी ठंड हो गई है। अब ये कैसे बताएगा अमीर को कितनी ठंड हो गई है, क्या बताएगा, इतनी ठंड हो गई है, इतनी या इतनी, तो इसके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं कितनी ठंड हो गई है, सिर्फ ये कह रहा है बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। अब इससे वो क्या समझे भाई बहुत ज्यादा कितनी, ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मेजरमेंट यूनिट की, यानी हमारे पास अगर एग्जैक्ट नंबर है कि इतनी ठंड हो गई है तो वो बताते ही समझ जाएगा कि हाँ वहां पर इतनी ज्यादा ठंड
हो गई है, ठीक है। वहीं हम लोग अगर बात करें आगे, वट फील्स कोल्ड टू कृष्णन माइट फील प्लेजेंट टू अमीर। ये कहता है कि जो कृष्णन को कोल्ड लग रहा है वो हो सकता है अमीर को बहुत ज्यादा प्लेजेंट लगे, अच्छा लगे, क्योंकि अमीर कहाँ पर रहता है, कश्मीर में रहता है, और कश्मीर में हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिलता है, लेकिन ये अगर वहां पर 20 डिग्री होगा तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये कह रहा है हमारे यहाँ तो प्लेजेंट होता है। अब ये सोच में पड़ गया, वो तो इसको कैसा बता रहा है, वो इसको बता रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई है 20 डिग्री पे, और ये कहता है यहाँ पे तो 20 डिग्री पे अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है बेटा कश्मीर, और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है चेन्नई। तो इसीलिए हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद कि इतने डिग्री हो गया या इतना हो गया, ताकि दोनों को समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे कि कितना वहां पर ठंड हुई होगी, ठीक है। कंक्लूजन, वी कैन नॉट कम्युनिकेट वेदर एक्यूरेटली यूजिंग जस्ट आवर फीलिंग्स, ठीक है। हमारी फीलिंग्स, जैसे इसने बताया कि उसको ठंड लग रही है और उसको वो अच्छा लग रहा है, तो हम अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इसको जज नहीं कर सकते। वी नीड कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। हमें कुछ कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स चाहिए, हमें कुछ गैजेट्स चाहिए, हमें प्रॉपर डाटा चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि कितनी है ना। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लूज। उस पर चलने से पहले हम लोग बात करेंगे नेचर्स क्लूज के बारे में। अब जब हम इसकी बात करेंगे नेचर्स क्लूज, यानी हमारे यहाँ ना सालों से जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पास ऑन की जा रही हैं, क्या कि हमारे यहाँ पर बेटा चीजों को, बर्ड्स को हम लोग बात करें, एनिमल्स के बिहेवियर को देख के ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें फ्रॉग्स की, एक कॉमन आप लोगों ने भी सुना होगा, जब फ्रॉग्स की हम लोग बात करें, मेंढक बहुत ज्यादा तेज आवाज करता है टर टर करके, ठीक है। कहीं भी आपके आसपास पानी वाटर बॉडी के आसपास हो सकता है, जब ये बहुत ज्यादा तेज आवाज करता है तो लोग क्या मानते हैं कि बारिश आने वाली है, ये बारिश आने का संदेशा है, ऐसा लोग मानते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या क्या इसमें देखते हैं, सबसे पहले फॉर सेंचुरीज ह्यूमंस केयरफुली ऑब्जर्व्ड नेचर्स सिग्नल, ठीक है। ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर्स के सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं। नॉलेज वाज पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, हम लोग ये बात कर चुके हैं, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पास डाउन होती रहती है। अब हम लोग बात करेंगे आंट्स के बारे में, ठीक है। आंट्स यानी कि चींटियों के बारे में। शिफ्टिंग एग्स टू हायर ग्राउंड इंडिकेट्स कमिंग रेन, यानी जब लोग देखते हैं कि ये जो चींटी होती है, ये आंट्स होती है, ये अपने एग्स को हायर ग्राउंड्स पे लेके जा रही है, यानी कि लोअर ग्राउंड, हम लोग बात करें प्लेन्स को छोड़ के हायर ग्राउंड्स पे लेके जा रही है, तो लोग ऐसा क्या मानते हैं कि बारिश आने वाली है, क्योंकि ये ऐसा कब करते हैं, तब इसको पता है कल को बारिश आएगी तो इसके एग भीग जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे नीचे, ठीक है। तो इसीलिए ये हायर ग्राउंड्स पे लेके जाती है। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि एनिमल्स को पहले से ही पता लग जाता है, जब कुछ बारिश या नेचुरल क्लेमिटी या आपदा आने वाली होती है तो एनिमल्स को पहले से ही पता लग जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फिर हम लोग ने फ्रॉग का केस देखा, क्रोकिंग लाउडली पॉइंट्स टू एन एक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द वेदर, ठीक है। मोस्टली हम क्या अंदाजा लगाते हैं जब फ्रॉग ऐसे तेज तेज आवाज करता है कि बारिश आने वाली है। वही हम लोगों के पास बर्ड्स फ्लाइंग लो वार्न्स ऑफ इनकमिंग स्टॉर्म्स, जब बर्ड्स हम लोग बात करें बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, तो अपनी हाइट को नीचे लेके आते हैं, जिस हाइट पर वो नॉर्मली उड़ रहे होते हैं, तो हमें क्या अंदाजा लगाया जाता है कि स्टॉर्म आने वाला है, आंधी बारिश तूफान आने वाला है, तो ऐसे अंदाजा हम लोग लगाते हैं। आगे बेटा एक और चीज हमारे पास आती है, द पाइन कोन वेदर सेंसर। अब ये पाइन कोन क्या होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब ये भी हमें कुछ अंदेशा देता है वेदर के बारे में, ठीक है। इसको भी वेदर सेंसर यूज किया जाता है। पाइन कोन्स मैकेनिकली रिस्पॉन्ड टू ह्यूमिडिटी लेवल्स इन द एम्बिएंट एयर, यानी सराउंडिंग एयर। एम्बिएंट से कंफ्यूज नहीं होना, एम्बिएंट का मीनिंग होता है सराउंडिंग एयर। अब ये पाइन कोन्स भी हमें इसके बारे में बताता है कैसे। दे एंश्योर सीड आर ओनली स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर, यानी इसके अंदर जो सीड होते हैं वो चाहता है कि जब वो बाहर निकले उसके लिए जो वेदर फेवरेबल हो उसमें ही ये उन सीड्स को रिलीज करे। अब देखो कैसे काम करता है ये ऐसा दिखाई दे रहा है। हाई ह्यूमिडिटी क्लोजेस टू प्रोटेक्ट सीड्स, जब हाई ह्यूमिडिटी होती है यानी वाटर वेपर जब हमारी हवा में होते हैं तो ये क्या करता है, अपने इनको क्लोज कर लेता है, अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है। क्लोजेस टू प्रोटेक्ट सीड्स, इसके अंदर जो सीड है उसको ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए खुद को क्लोज कर लेता है ऐसे। और लेकिन जब वेदर अच्छा होता है, ड्राई वेदर होता है, यानी उसके लिए जो फेवरेबल वेदर होता है वो ड्राई वेदर होता है बेटा। जब ड्राई वेदर होता है तो ये क्या करता है, अपने इसको पोर्स को इस तरीके से ओपन कर लेता है, और उसमें आपने यहां पर क्या देखा, इसने क्लोज कर रखा है। ड्राई वेदर में ये क्या करेगा, ड्राई एयर ओपन्स टू रिलीज द सीड्स, ठीक है, यानी वो इसके लिए फेवरेबल होती है। तो ये भी हमें इंडिकेशन देता है, जब ये क्लोज होता है तो हम समझ जाते हैं कि हाई ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिल रही है, और जब ये ऐसे ओपन होता है तो वो ड्राई वेदर का इंडिकेशन हमें देता है। आगे बेटा द शिफ्ट टू साइंस। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमने एक शिफ्ट किया है। अब कब तक हम लोग ऐसे ही अंदाजा लगाते रहेंगे कि हाँ कि फ्रॉग की आवाज आ रही है तो हो सकता है बारिश आने वाली हो,
कई बार नहीं भी आती है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए एक सिस्टम जो हमें ढंग से, तरीके से, तमीज से बताए, कि अच्छे से बताए, एग्जैक्ट बताए कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो नेचर हमें क्या बता रहा था, मेथड क्या था इसमें, सबसे पहले ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे बर्ड्स के बिहेवियर को देख के कि ऐसा हो सकता है, बर्ड्स ज्यादा हाइट पर नहीं है तो हो सकता है स्टॉर्म आ जाए। वहीं साइंस से हमें क्या पता लगा, मीटीरियोलॉजी। मीटीरियोलॉजी क्या होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वेदर। जब हम वेदर को सिस्टमैटिक यानी साइंस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीटीरियोलॉजी। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब यहाँ पर हमारे पास टूल्स क्या थे, सेंसेस, यानी हम लोग जो सेंस कर पा रहे थे एनिमल बिहेवियर और प्लांट्स बिहेवियर, ठीक है। एनिमल बिहेवियर और साथ में प्लांट्स बिहेवियर, जो हमने अभी अभी एग्जांपल देखे। यहाँ पर टूल्स क्या है, प्रोसीजन गैजेट्स। अब हमारे यहाँ पर प्रॉपर गैजेट्स हैं जो हमें परफेक्ट एक्यूरेट डाटा बेटा देते हैं, एंड डाटा ट्रैकिंग। और यहाँ पर क्या किया जाता है, डाटा को ट्रैक किया जाता है, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकाला जाता है कि ऐसा होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता था, जनरल गैसेस, यानी यहाँ पर हम सब गैस कर रहे थे, तुक्के मार रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम लोग तुक्के मार रहे थे, जैसे कि तुक्के आप लोग पेपर में मारोगे अगर आप लोग पढ़ के नहीं गए तो, ठीक है। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, नॉर्मली तुक्का लगाते हैं, गैस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि इनकी बात झूठ निकलती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा देखने को भी मिलता था। लेकिन एक एक्यूरेट हमें डाटा कहां से मिलता है, साइंस की तरफ से, यानी मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। एग्जाम्पल, रेन इज कमिंग, ठीक है, ये सोचते थे ऐसा हो रहा है तो बारिश आने वाली है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है था बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। वो कैसे, स्पेसिफिक फोरकास्ट, एग्जांपल 15 mm ऑफ रेन एट 4 PM। ये हमें इतना बता देता है कि भाई 4 बजे बारिश आएगी, जबकि पहले हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे थे। अभी एक्यूरेट बता रहा है कि 4 बजे बारिश आएगी और इतनी बारिश आएगी, यानी इतना पानी ऊपर से गिरने वाला है। तो ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा इजी भी हो गई और हमारे लिए हेल्पफुल भी हो जाती हैं। अब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग एलिमेंट्स को ही पढ़ेंगे बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोगों ने बात की हॉटनेस और कोल्डनेस की, कितनी ज्यादा गर्मी या कितनी ज्यादा ठंड, और इसको हम लोग मेजर करेंगे आगे, आप लोग देखना। अभी टेम्परेचर मेजर्स एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर, आसपास के टेम्परेचर को। एम्बिएंट का मीनिंग होता है सराउंडिंग, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हिस्टोरिकल, लिक्विड इनसाइड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। जो हिस्टोरिकल हमारे पास चीजें थी इस टेम्परेचर को माप करने के लिए या मेजर करने के लिए, तो वो क्या थी बेटा, एक ऐसा दिखने वाला हमारे पास थर्मोमीटर होता था, ठीक है। उसमें क्या होती थी, उसमें ऐसी लिक्विड होती थी, जो लिक्विड आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। उसमें ऐसी लिक्विड होती थी और जैसे ही वो गर्म होती थी, यानी टेम्परेचर का हमें कैसे पता लगता है, वो जैसे ही गर्म होगी वो एक्सपेंड हो जाती है। अब वो एक्सपेंड होके यहां तक आई तो हमें पता लग गया कि इतना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न हम लोग बात करें तो हमें डिजिटल थर्मोमीटर देखने को मिलते हैं जो हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स में बताते हैं। यानी अगर कोई बच्चा, हम लोग बात करें, बहाना कर रहा है कि मेरे को तो ठंड लग रही है, मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरी तो तबीयत खराब है, ठीक है, मेरे को तो बुखार हो गया है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से डिजिटल थर्मोमीटर नए वाला निकालते हैं और उसको मेजर करते होते हैं उसकी बॉडी टेम्परेचर को, और तभी बता देता है कि इसका तो 98 डिग्री, यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक है, बहाना मार रहा है, तो ऐसे पता लग जाता है। तो सेम ऐसे ही बेटा, पहले हमारे पास हम लोग बात करें, ये तो सिर्फ एग्जांपल था, इसको माइंड नहीं करना है, ठीक है, कभी गुस्सा हो जाए कोई। अब इसको माइंड नहीं करना है। अब हमने बात की कि हिस्टोरिकल जो एक्सपेंड हो जाती थी उसके अंदर लिक्विड, उसका यूज किया जाता था। लेकिन मॉडर्न डिजिटल थर्मोमीटर्स फिर हमारे पास आई, प्रेफर्ड फॉर प्रिसीजन एंड डाटा रिकॉर्डिंग, जो हमें एक्यूरेट डाटा देने लगे। फिर हमारे पास कॉमन स्केल्स क्या होते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, दो ही होते हैं बेटा मोस्टली, और दोनों आप सभी को पता होना चाहिए। अभी बता देते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, या सेकंड इज फेरेनहाइट। फेरेनहाइट डिग्री एफ लिखा जाता है जिसको, फेरेनहाइट आप सभी को याद रखना है। ये तो हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस और ये हो गया हमारा डिग्री फेरेनहाइट। अब हम लोग इसकी बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस की हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट इक्वल कितना होता है फेरेनहाइट स्केल में, 59 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका एग्जैक्ट हम लोग बात करें कितना होता है, एग्जांपल 15 डिग्री इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा ट्रैकिंग डाटा, ठीक है। ट्रैकिंग टेम्परेचर डाटा में हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉर्डिंग डाटा अलाउज अस टू जनरेट हेल्पफुल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जब हम लोग इस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स आती है, यानी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एक डाटा आता है, ठीक है। और वो हमें क्या बताता है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको मेजर करते हैं तो उसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ेंगे सोशल साइंस या जियोग्राफी के अंदर, अब आप लोग थोड़ा सा मैथ्स देखने वाले हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर जब हमें निकालनी हो तो रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले समझ लो होता क्या है।
दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर जितना गया और दिन में मिनिमम टेम्परेचर जितना गया, उस दोनों के बीच की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम माइनस मिनिमम इन 24 आवर्स। यानी अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री गया और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री गया, तो इसके बीच का डिफरेंस यानी इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी बेटा? रेंज हमारे पास आ जाएगी 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं हमारे पास मीन डेली टेम्परेचर का भी कंसेप्ट काम करता है। मीन डेली टेम्परेचर, मीन डेली टेम्परेचर हमें क्या बताएगा? बिल्कुल सिंपल, एवरेज बताएगा कि दिन में एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है। जो मैथ्स में आप एवरेज निकालते हैं बिल्कुल सेम वही मीन की बात हो रही है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, यानी मैक्सिमम 32 था और मिनिमम 18 था, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन एवरेज टेम्परेचर दिन का आ जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, हमारा टेम्परेचर यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की हम लोग बात करेंगे तो भाई प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में, यानी ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आसमान से पानी बरस रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेन की फॉर्म में हो सकता है, स्नो की फॉर्म में हो सकता है, उसी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मेजर्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ स्पेसिफिक एरिया, ये अब हमें एग्जैक्ट डाटा देता है कि कितने एमएम हुआ है, जहां पर भी किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया की हम लोग बात करेंगे। रेन वाटर फॉल्स इनटू अ फनल एंड कलेक्ट्स इन अ सिलेंडर। कंफ्यूज नहीं होना है कि फनल सिलेंडर क्या आ गया है। कोई भी चीज जो ऊपर से वाइड होती है और नीचे से नैरो होती है उसको क्या बोल देते हैं? उसको फनल बोलते हैं। यानी रेन वाटर यहाँ से कलेक्टिंग फनल, जो भी बारिश आ रही है वो इसमें पानी गिरेगा ऊपर से, ठीक है। बारिश आ गई, इसमें पानी गिर रहा है ऊपर से। अब वो पानी गिरने के बाद नीचे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा। अब यहाँ पर वो पानी स्टोर हो गया और इसके साथ में हमने एक स्केल लगा रखा है, इसके साथ में हमने एक मेजरिंग स्केल लगा रखा है। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने एमएम बारिश हुई है। जहां पर ये स्केल है, जितना जहां तक पानी है मींस उतने एमएम बारिश हुई है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर 5 तक पानी है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर जिसके साथ एक स्केल अटैच कर रखा है, तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट 5 एमएम बारिश हुई है। आप सभी को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रीड यूजिंग एन अटैच्ड स्केल, जिसकी हम लोग अभी अभी बात करके आए, मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। आपको याद रखनी है इसको, मेजर, इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है जिसमें मेजर किया जाता है? दैट इज मिलीमीटर्स, जिसको हम एमएम लिख देते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इफ द न्यूज सेज एन एरिया रिसीव्ड 30 एमएम ऑफ रेनफॉल, अगर न्यूज वाले बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 30 एमएम ऑफ रेनफॉल हुई है, ठीक है, उसने रिसीव किया है, इट मीन्स द वाटर डेप्थ इन द गोज रीच्ड एग्जैक्टली 30 mm। यानी कि हमें क्या पता लगता है उसके बाद कि इसमें 30 mm जो मेजरिंग स्केल है वहां पे 30 mm तक ये फिल हो गया था, इसीलिए बोल रहे हैं कि 30 mm बारिश हुई है। और इसको जो मेजर करने का हम लोग इंस्ट्रूमेंट है जो हमने देखा है, इसको बात करें तो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा रेन गेज, ठीक है। देन द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब ये वो डिपार्टमेंट है जो हमें एग्जैक्ट डाटा देता है, जो इसके लिए काम करता है। ये सारे जितने भी वेदर के एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी से डाटा गैदर करता है और हमें एक ऑर्गेनाइज डाटा प्रोवाइड करता है कि इतने चांसेस बारिश के हैं, या इतनी ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, या टेम्परेचर इतना हाई जा सकता है, इतना लो जा सकता है, मीन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहां से पता लगती हैं बेटा। एस्टेब्लिश्ड इन 1875, एस्टेब्लिश कब हुआ? 1875 ईयर, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। टू मॉनिटर वेदर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री में वेदर को क्या करना है? मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। अब इसका एक लोगो भी आपको साथ में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले लोगो अच्छे से देख लो। इसके ऊपर लोगो पे कुछ लिख रखा है, ये नीचे, ठीक है, लोगो पे कुछ लिख रखा है, वही इसका क्या है? वही इसका मोटो है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा भी लिख रखा है, बहुत ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रखा है? आदित्यत जयते वृष्टि। इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, ठीक है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रॉम द सन अराइजेज रेन ये क्या बोल रहे हैं सर? ये बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले आप ये देखो ली कहां से गई है? एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति, ठीक है। द फेज कम्स फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति। अब बताता हूं कि फ्रॉम द सन अराइजेज रेन कैसे। देखो, हमारे यहाँ पर जो पानी होता है, सूरज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई? पानी ऊपर जाता है हवा में, यानी कि इवेपोरेशन होता है। उसके बाद कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्म होते हैं, जिसके बाद बारिश आते हैं। लेकिन जो मेन काम स्टार्ट कहां से हुआ? वो मेन काम स्टार्ट हुआ इवेपोरेशन से, और वो किसकी वजह से हो रही है? वो सन की हीट की वजह से हो रही है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या पता लगा कि बारिश जो आती है उसमें कहीं ना कहीं पीछे फ्लैशबैक में रोल किसका देखने को मिला? रोल हमें सन का देखने को मिला। अब बारिश आई तो जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारे खेतों में पानी मिला, हमारे खेतों में हमारी फसल को पानी मिला,
इरिगेशन वहां से हो गया जिसकी वजह से हमारे यहाँ फसल अच्छी हुई, फिर हमें फूड मिल गया, और फूड है तो ह्यूमंस है, अगर फूड ना हो तो ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। तो आपको आगे देखेंगे भाई द पावर ऑफ फोरकास्टिंग। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम फोरकास्टिंग का मीनिंग देख लो पहले। तो फोरकास्ट क्या होता है बेटा, पहले से प्रेडिक्ट करना कि क्या होने वाला है, पहले से प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। वेदर में जो चीज होने वाली है वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेंगे हम लोग। वी डोंट जस्ट मेजर द वेदर टू नो वट टू वियर टुडे, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वेदर को इसीलिए मेजर करते हैं कि आज क्या पहने, यार आज तो ना गर्मी होगी तो मैं ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ, या आज हो सकता है आज थोड़ी सी ठंड होगी तो मैं आज ऐसे कपड़े पहन सकता हूँ, ठीक है। ये चीजों के लिए नहीं किया जाता है सिर्फ, मेन चीजें उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है, बाय कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मेटेरियोलॉजिस्ट डिटेक्ट पैटर्न, ठीक है। वो डाटा को कलेक्ट करते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं बेटा, पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं, यानी ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। दीज पैटर्न्स अलो अस टू फोरकास्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर वेदर, और ये पैटर्न हमें हेल्प करते हैं फ्यूचर वेदर को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है, जिसको फोरकास्ट बोला जाता है। प्रीसाइज फोरकास्ट हेल्प कम्युनिटीज प्रिपेयर डेज इन एडवांस फॉर हैवी रेन, यानी अगर हमें पहले से ही पता लग जाए कि अगले 4 दिन, अगले एक हफ्ते ना बहुत ज्यादा तेज बारिश आने वाली है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। यानी अगर हमारी कोई ऐसी चीज है जो बारिश में भीग के खराब हो सकती है, हम उसको अपने घर के अंदर रख लेंगे। अगर हमारा कोई प्लान है कि हम लोग एक क्रिकेट मैच प्लान कर रहे थे लेकिन अगले 4 दिन तो बारिश रहेगी, तो हम लोग उसको कैंसिल करके हम लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में भी ये हमारी हेल्प करती है, हमें एडवांस में पता लग जाए। उसके अलावा अगर हमें पता लग जाए एडवांस में कि फ्लड आ सकती है, इतनी ज्यादा तेज बारिश आएगी, फ्लड आ सकती है, तो हम लोग पहले से ही अपने खाने पीने का इंतजाम करके बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉम्स, ड्राउट्स एंड हीट वेव्स, फ्रॉम शिवरिंग इन द मॉर्निंग टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। अब हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था कि जब सुबह बच्चा उठा उसको ठंड लग रही थी, और अब हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी फ्यूचर वेदर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर में प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की हम लोग बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी हम बात करके आए, द वेट ऑफ द और नॉट स्काई, एयर, ठीक है, द वेट ऑफ द एयर अपॉन अस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर के वेट को हम लोग आगे डिटेल में देखने जा रहे हैं। फिर विंड, मूवमेंट ऑफ द एयर जिसमें हम लोगों ने स्पीड और डायरेक्शन की बात की थी। फिर ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर कितना है, हिडन वाटर अराउंड अस, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम लोग इसको फील कर सकते हैं जब हमें ज्यादा स्वेट आता है या हमारी बॉडी स्टिकी हो जाती है या हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। आगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर डिफाइन द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे ढंग से। अब देखो, आप सभी को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक भी आपने वर्ड सुना है, प्रेशर भी आपने वर्ड सुना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना हमें वेदर थोड़ा सा हैवी फील होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप लोग माउंटेन्स में जाते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, माउंटेन्स में, पहाड़ों में ऊपर जाने के बाद उनको चक्कर आने लगते हैं। जब वो बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं ना तो उनको चक्कर आने लगते हैं, किसी का सिर घूम जाता है, ठीक है, किसी को वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी का सिर घूम जा रहा है, किसी के हाथ पैर थोड़ा सा कम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कुछ लोग, खास करके जिनकी एज बहुत ज्यादा बड़ी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा कॉमनली हम सब ने देखा है। लेकिन और वहीं प्लेन्स की हम लोग बात करें तो प्लेन्स में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नॉर्मली लोग कंफर्टेबल रहते हैं। तो उसके पीछे के रीजन की हम लोग बात करेंगे कि वो रीजन क्या है। देखो जी, अब जब हम लोग बात करते हैं प्लेन्स की, ठीक है, जैसे ये भैया खड़े हैं, प्लेन्स एंड कोस्ट हाइयर प्रेशर। प्लेन्स पे हमें जो एयर प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो हाईएस्ट देखने को मिलता है। और जहां पर हाईएस्ट होगा ना वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, ये बात आप सभी को याद रखनी है। जहां पर एयर प्रेशर हाई होगा वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें माउंटेन्स की, जैसे ये दीदी है, ये पहाड़ पे चढ़ के खड़ी है, माउंटेन्स लोअर प्रेशर, माउंटेन्स में प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और एयर हमें थिनर देखने को मिलेगी, यानी वहां पर ऑक्सीजन कम देखने को मिलेगा। आप सभी को याद रखना, प्लेन्स की, कोस्टल एरियाज की बात करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखने को मिलेगा, साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी वहां पर ज्यादा होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें माउंटेन्स की, हम लोग जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट भी उसमें कम होता जाएगा। यही रीजन है कि वहां पे लोगों को ब्रीथलेसनेस, डिजी, चक्कर आना, वोमिटिंग, उल्टी जैसी समस्याएं होती हैं। Weather sometimes feels heavy like before the thunderstorm. Atmospheric pressure, the pressure exerted by the weight of the air above and around us. क्या समझ आया? The pressure exerted by the weight of the air. जो एयर का वेट होता है, जो उसका प्रेशर होता है, वो एक्सर्ट करते हैं by the weight of the air above and around us, यानी हमारे ऊपर और हमारे आसपास एयर का
वेट होता है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज्यादा कम फील करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर क्या करती है, एक्सर्ट करती है, इसलिए हमें वो फील नहीं होता है, वो बैलेंस हो जाता है। इफेक्ट ऑन बॉडीज, लेस ऑक्सीजन मेक्स द बॉडी वर्क हार्डर। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क यानी हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चलने के लिए भी। कॉजेज ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस और टायर्डनेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है जी, हाई एल्टीट्यूड्स पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर चुके हैं। आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले इसको मेजर कैसे किया जाता है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट यानी वो गैजेट जिसकी हेल्प से हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो वो गैजेट कौन सा होता है हमारा, बारोमीटर। आप सभी को याद रखना है बारोमीटर, और इसकी मेजरिंग यूनिट होती है मिली बार, जिसको एमबी लिखा जाता है, मिली बार आप सभी को याद रखना। अब नॉर्मल सी कोस्ट पे हमें कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है, अगर मिली बार में मेजर किया तो 1013 नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। और अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ड्रॉप्स बिलो 1000 मिलीबार कैन डेवलप इनटू स्ट्रॉम एंड साइक्लोन। अगर ये कम होगा, 1000 से नीचे होगा, तो हमें यहाँ पर साइक्लोन और स्ट्रॉम जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और वहीं अब हमारे पास एक चीज आती है जिससे आपकी इंडियन आर्मी को लेकर थोड़ी सी रिस्पेक्ट और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ठीक है जी, देखते हैं। और आर्मी पर्सोनल सर्व्स इन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक खरदुंगला इन लद्दाख। लद्दाख में एक जगह खरदुंगला, और हमारे आर्मी वाले इतनी ऊंचाई पर सर्व कर रहे हैं। हम लोग बात करें कितनी ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई की जब हम लोग बात करेंगे तो 5600 मीटर हाइट पर अबव सी लेवल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज जनरली अबाउट 650 मिलीबार। वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 650 यानी 650 मिलीबार देखने को मिलता है। और वहीं हम लोग प्लेन्स की बात करें तो 1013 मिलीबार हमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। वाई डू पीपल नीड टू पॉज एंड एक्यूमुलेटाइज एडजस्ट ऑन देयर वे अप। अब जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमारे ये आर्मी पर्सोनल तो इतनी हाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना कम ऑक्सीजन, स्टिल वो सर्व कर रहे हैं कंट्री के लिए। ठीक है, तो 1 लाइक फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं तो, या और भी कोई माउंटेन्स में जाता है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो अचानक से हाइट पर कॉन्टिन्यूस ना जाए और रुक रुक के जाए। क्यों? क्योंकि अचानक से हमारी बॉडी को वहां पे जाने के बाद एक अलग, हम लोग बात करें, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेन्स का एटमॉस्फेयर एक अलग होता है, और जब माउंटेन्स में जाते हैं तो वहां पर हमें एक अलग एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो जब हम लोग उसकी बात कर रहे हैं तो हमें एक सजेशन दिया जाता है कि हमें रुक रुक के जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग, ताकि हमारी बॉडी धीरे 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 उस नए एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करती जाए। अचानक से हमारे साथ ऐसा ना हो, अचानक से हम लोग अगर यहाँ से वहां जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी फील होने वाली है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ हो सकती हैं। इसीलिए क्या किया जाता है भाई, खुद को एडजस्ट करने के लिए उस नए एनवायरमेंट के लिए, तो धीरे धीरे रुक के जाना चाहिए ताकि धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट होती जाए। विंड, विंड के हम लोग बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जब एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको विंड बोल देते हैं। इसका आप सभी को पता है। डिस्क्राइब्ड बाय 2 की फैक्टर्स, स्पीड एंड डायरेक्शन। जब भी विंड की बात होगी, 2 चीजें मेन होंगी, स्पीड और डायरेक्शन, तो आप इनको याद रखेंगे। वाई इट मैटर्स। ठीक है, जरूरत क्या है स्पीड और डायरेक्शन को समझने की, जरूरत बहुत बड़ी है, बहुत खास है। क्या है, देखो, फोरकास्टिंग वेदर। जब हम लोग वेदर को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, यानी पहले से प्रेडिक्ट करके लोगों को बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो हमें वहां पर स्पीड और डायरेक्शन पता होनी चाहिए। वो हेल्प कहां पर करती है, इन्फ्लुएंसिंग फ्लाइंग एंड सेलिंग। जब हम लोग एरोप्लेन या बात करें, हम लोग सेलिंग, ठीक है, जब समुद्र में लोग जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हवा किस तरफ की है, या हवा की स्पीड कितनी ज्यादा है। अगर हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है कि वो लोग वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसको डिले कर दिया जाता है या उसको रोक दिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों हमें पता होनी चाहिए। प्रेडिक्टिंग रेन एंड सोयल ड्राइंग स्पीड, ठीक है, फार्मर्स को भी हेल्प करती है ताकि उन्हें एडवांस में पता लग जाए कि बारिश आने वाली है, और बारिश आएगी तो किस तरफ से आएगी। और उसके साथ साथ सोयल जल्दी सूखती है अगर हम लोग बात करें हवाएं तेज चलती हैं ड्राई वेदर में। ठीक है जी, अब ये पीछे आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही है, अभी आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, उड़ करके हमारे घरों में भी आ जाता है, आपके क्लासरूम्स में भी आ जाता होगा, कहीं प्लेग्राउंड में जाते हैं वहां भी आपने देखा होगा। तो इसको ना अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके रीजन में इसको क्या बोला जाता है। कुछ बोलते हैं कि ये कबूतर का पंख है, ठीक है, मीन्स अलग अलग इसको लेके बच्चों को देखने को मिलती है। लेकिन रियलिटी की हम लोग बात करें तो ये एक मिल्कवीड प्लांट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, मिल्कवीड प्लांट है ये, जब वहां से उड़ करके आता है। ठीक है, लोग बच्चे इसको लेके अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं कि ये तो पता नहीं कहां से आता है। तो आप लोगों को बताना है कि आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, कमेंट करके। हम लोग बात करेंगे विंड,
को मेजर कैसे करते हैं, विंड की डायरेक्शन को भी और विंड की स्पीड को भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विंड की डायरेक्शन को कैसे मेजर किया जाता है। विंड वेन या विंड सोक की हेल्प से, आप सभी को याद रखना है, विंड वेन या विंड सोक की हेल्प से इसको मेजर किया जाता है। हाउ इट वर्क्स, रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर एंड टेल। ठीक है, आपको ऐसी रोटेटिंग आर्म दिखती है विद अ पॉइंटर एंड टेल। विंड पुशेस द टेल, पॉइंटर शोज डायरेक्शन। जब विंड इस टेल को पुश करती है तो पॉइंटर हमें डायरेक्शन दिखाती है। अब ये कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने, अगर आप लोग फ्लाइट में कहीं गए हैं, ठीक है, कहीं घूमने जाते हैं पेरेंट्स के साथ गए, तो आपको वहां आपने देखा होगा जब टेक ऑफ का टाइम होता है, ठीक है, तो पायलट को दिखाई देता है साइड में, आपको भी दिखाई देता है अगर आपको विंडो सीट मिली होगी तो। ठीक है, तो ये चीज हमें वहां पे देखने को मिलती है। यूजेस, इसके यूज क्या होते हैं, ये जिस तरफ होता है हमें पता लग जाता है कि विंड की डायरेक्शन उस तरफ है। गिव्स पायलट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ के टाइम पे पायलट्स को डायरेक्शन का पता लग जाता है। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज रिलीजिंग गैसेस, जो भी इंडस्ट्री गैसेस को रिलीज करती है, या हम लोग बात करें एशेस को रिलीज करती है, तो उसमें क्या होता है भाई, उसको भी इसकी जरूरत होती है, वो उस टाइम पर उसको रिलीज करती है तब एयर की डायरेक्शन सिटी की तरफ ना हो, यानी वो चीज लोगों को हार्म ना करे जाके। जब एयर की डायरेक्शन किसी खाली जगह की तरफ होती है या किसी ऐसी जगह की तरफ होती है जो लोगों को हार्म नहीं करेगी, तब ही उसको रिलीज किया जाता है, यानी ये इन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। अगर हम लोग बात करें एनेमोमीटर, अब ये एनेमोमीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें विंड की स्पीड बताएगा कि हवा कितनी तेज चल रही है, जो किलोमीटर पर आवर में मेजर करके हमें बताता है। सबको याद रखना है, किलोमीटर पर आवर में मेजर करके हमें बताता है कि कितनी स्पीड से विंड चल रही है। हाउ इट वर्क्स, 3 और 4 मेटल कप्स रोटेट ऑन अ वर्टिकल शेफ्ट। ठीक है, ऐसा एक वर्टिकल शेफ्ट होता है जिसपे 3 या 4 ऐसे कप लगाए जाते हैं। ठीक है भाई, फास्टर विंड फास्टर रोटेशन, यानी जितनी तेज हवा होगी ये उतनी तेज ऐसे गोल 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 घूमते हुए आपको दिखाई देंगे, और जितनी बार ये घूमेंगे, यानी जितनी बार इन्होंने ऐसे राउंड राउंड सर्कल लगाए, चक्कर लगाए, घूमे, किलोमीटर पर आवर में, हम इसके नीचे एक मीटर लगा होता है, वो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड हमें बता देता है कि ये इतनी बार घूमे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि विंड की स्पीड क्या है। बाकी हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो उमस जिसको बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में इसको अलग नाम दिया जाता है, बट मोस्टली इसको ह्यूमिडिटी या उमस बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिकी हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है या हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करें, ग्रेड 6 से लिंक करने की कोशिश की गई है। फ्रॉम ग्रेड 6 साइंस, इवेपोरेशन कॉजेज ए कूलिंग इफेक्ट। 6th क्लास में आपने साइंस में पढ़ा है कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट को, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब इवेपोरेशन बहुत ज्यादा स्लो होती है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है, तब हमें देखने को क्या मिलता है, तो हमें हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। स्लो इवेपोरेशन इक्वल्स टू हाई ह्यूमिडिटी, टिपिकल रेनी डे। ठीक है जी, यहां तक चीजें आप सभी को क्लियर हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर सारे करके जाएंगे। वेयर इज ह्यूमिडिटी लाइकली टू बी हायर। ये 2 प्लेसेस के नाम आपको बता रहा है, 2 जगह के नाम आपको बता रहा है, आपको बताना है कि कहां पर ह्यूमिडिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। कोच्चि और जयपुर, आपको बताना है कोच्चि या जयपुर। कोच्चि इज नियर द सी। ठीक है, कोच्चि कहां पर है, सी के पास है, और वहीं जयपुर हमें कहां देखने को मिलेगा, राजस्थान में। आपको बताना है हाई ह्यूमिडिटी कहां पर होगी, सभी को आंसर करके जाना है। अब ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो आप सभी को याद रखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर ह्यूमिडिटी 20% से 40% के बीच में है, 20% से 40% के बीच में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई वेदर है, यानी उसमें हम लोग बात करें एयर में वाटर वेपर कम है, वेदर ड्राई है। वहीं अगर वो 60 to 80% है तो हम लोग बोलेंगे ह्यूमिड वेदर है, यानी हमें उस दिन उमस स्टिकी स्टिकी फील होता है। इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करें तो हाइग्रोमीटर, जिसको इस ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको कौन यूज करता है, जो ह्यूमिडिटी को लेके डाटा हमारे पास आता है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो वो हेल्पफुल होता है फूड प्रोसेसिंग, यानी जितनी भी इंडस्ट्री फूड का ऐसी चीजें बनाती है, खाने पीने की चीजें बनाती हैं, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग का काम करती हैं, तो वहां पर उनकी चीजें जिस दिन ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, वो चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए उनको ये चीज एडवांस में पता होना जरूरी होती है। उसके साथ साथ म्यूजियम एग्जिबिट, प्रिजर्वेशन ड्राई एनवायरनमेंट नीड्स। म्यूजिक में बहुत सारी हम लोग बात करें, सॉरी नॉट म्यूजिक, म्यूजियम की हम लोग बात करें तो वहां पे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिनको प्रिजर्व करना जरूरी है,
यानी म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ह्यूमिड वेदर में खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए भी ये चीजें, ये डाटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमें देखने को मिलता है। दिल्ली 52% ह्यूमिडिटी वर्सेस कोची 84% ह्यूमिडिटी। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देंगे। वेयर आर वेट क्लॉथ्स लाइकली टू ड्राई फास्टर, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली 52 कोची 84, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज हमारे पास आपके कमेंट बॉक्स के लिए। वेयर आर वेट क्लॉथ्स लाइकली टू ड्राई फास्टर, वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर, ठीक है, आपको पसीना कहाँ पर ज्यादा आएगा, ये भी आपको आंसर देना है। अब बात करेंगे वेदर स्टेशंस के बारे में। अब वेदर स्टेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग एक कर दें, ये जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ के आए इन सभी को एक जगह पे ही ले आए हम लोग, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको वेदर स्टेशंस बोल देंगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, यानी यहाँ पर आपको सारी चीजें उनमें से देखने को मिलेंगी। अब a weather station brings all instrument together to measure and track weather at regular intervals, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को क्या करेंगे, brings all instruments together to measure and track weather at regular intervals, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, अब ये नया क्या आया, AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, सिंपल ऑटोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये खुद से काम करता है, ठीक है, इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये खुद से काम करता है, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक आती हैं जो खुद से काम करती है, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन की बात करें जिसमें कपड़े धोए जाते हैं, वो भी ऑटोमेटिक्स आती है, वो खुद से काम करती है, उसको एक बार कमांड देने के बाद ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजेज सेंसर्स फॉर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्रेशर, प्रोवाइड्स एक्यूरेट डाटा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, हमें एक्यूरेट डाटा भी प्रोवाइड कराता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली खुद से ही काम करता है। वेदर स्टेशन में आगे डोंट मिस आउट में हम लोग देखेंगे, एक हमने बहुत ज्यादा हाइट पे लगा रखा है, ठीक है, AWS हम लोग बात करें ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, हमने एक बड़ी हाइट पे लगा रखा है। इन 2024 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेटअप एन AWS एट अ ग्लेशियर लेक इन सिक्किम, यानी सिक्किम में हमने लगा रखा ग्लेशियर लेक 2023 में लगाया था AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। एल्टीट्यूड कितना है यहाँ का, 4800 मीटर, मतलब कितनी ज्यादा हाइट पे हमने लगा रखा है, अबव द सी लेवल। पर्पस प्रोवाइड्स अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग वेदर कंडीशन, ठीक है, जो आगे आने वाली वेदर कंडीशन है उसके बारे में हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, प्रिडिक्टिंग द वेदर, यानी वेदर को जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो पहली बात कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, दूसरी बात प्रिडिक्ट करने के पीछे रीजन, यानी हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। मेटीरियोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं, सभी को पता है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पढ़ के आए अभी अभी। मेटीरियोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा ओवर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, लंबे पीरियड्स तक डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद दे यूज साइंटिफिक मेथड्स टू प्रिडिक्ट द वेदर, और फिर साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है उस वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन्स जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमें ये बताएगा कि अगर हमें एडवांस में पता लग जाए तो हमारी हेल्प कैसे होगी। मेजरली दो चीज इसमें गिवन है, रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, ठीक है जी। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस अनेबल लोकल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, यानी अगर लोकल गवर्नमेंट्स को एडवांस में पता लग जाए कि ऐसी आपदा आने वाली है तो क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज को पहले से ही एडवांस में हम लोग बात करें गैदर कर सकती हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अब फिशरमैन, आप सभी को पता है जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, अब उनको क्या कर सकते हैं, एडवांस में वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग फिशरमैन नॉट टू टेक बोट्स इनटू स्टॉर्मी सीजंस, ठीक है, फिशरमैन को एडवांस में बता सकते हैं कि बोट लेके वहां पे ना जाएं, अब बहुत ज्यादा तूफान आंधी बारिश आ सकती है तो आपको खतरा है। वहीं इवैक्यूएटिंग एंटायर कोस्टल एरियाज बिफोर अ साइक्लोन हिट्स, अगर हमें पता है कि साइक्लोन आने वाला है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जब साइक्लोन आता है तो कोस्ट वाले एरिया पे होता है, कोस्ट समुद्र के आसपास, तो हम उसको खाली करा सकते हैं एडवांस में ही, अगर हमें पता है ऐसा होने वाला है और बहुत सारे लोगों की जान उससे बचाई जा सकती है। अब हमारे पास आता है IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, थ्रेट लेवल स्केल। अब हमें कैसे पता लगता है, यानी हमारे यहाँ वार्निंग आती है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ठीक है, वो सारी चीजें आती है, तो हमें पता कैसे चलता है, सबसे पहले ग्रीन नो वार्निंग, ठीक है, येलो, येलो में क्या होता है, बी अपडेटेड, यानी आपको खबर लेते रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है ऑरेंज अलर्ट, यानी बी प्रिपेयर्ड, अब आप रेडी हो जाओ, जल्दी ही कुछ ना कुछ होने वाला है, यानी हमारे पहले से ही प्रेडिक्ट करके बता देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। और अगर रेड वार्निंग आ जाए तो टेक एक्शन, की भागो, अगर रेड आ जाए तो आपको भागना होता है, मीन्स उस रेड आने के बाद तो ऐसा हो जाता है हाई अलर्ट की अब तो पक्का ऐसा
होगा तो आपको एक्शन लेना है, जल्दी से एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाना है, ऐसे ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी। अब वेदर मैट्रिक्स में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट और यूनिट। ठीक है, किस एलिमेंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसकी मेजरिंग यूनिट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी हम लोग बात करें तो इसको मेजर करने के लिए बारोमीटर का यूज किया जाता है जो मिलीबार यानी कि एमबी में इसको मेजर करता है। देन हम लोग बात करें विंड, अगर विंड की बात की जाए डायरेक्शन की तो विंड वेन या विंड सोक नाम का इंस्ट्रूमेंट हमारी हेल्प करता है, और वहीं इसमें हमें बताता कौन है, वो पॉइंटर जिस तरफ होता है हमें इसकी डायरेक्शन उसी तरफ पता लग जाती है। विंड स्पीड, स्पीड के लिए एनेमोमीटर, वही जिसके ऊपर 3-4 कप लगाए जाते हैं और वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, उसको किलोमीटर पर आवर में हमें काउंट करके देता है। ह्यूमिडिटी की हम लोग बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर आप सभी को याद रखना है और इसको मेजर किया जाता है एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी के साथ चैप्टर होता है कंप्लीट। एक बार जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर डिफाइन आवर वेदर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मिलके हमारे वेदर को डिफाइन करते हैं। अब हमने डोमिनेंस शिफ्ट भी देखी, वो कैसे, रेनफॉल रूल्स जुलाई, वाइल विंड डोमिनेट्स ड्यूरिंग अ समर लू, जिसको लू बोला जाता है, ठीक है, नदर्न प्लेन्स में। व्हेन फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड, ठीक है, इसी टाइम पे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर्स भी स्प्रेड होती हैं, यानी हमें देखने को मिलती है। अब वेदर चेंज डेली बट ओवर टाइम इट शेप्स द क्लाइमेट, वेदर डेली चेंज होता है लेकिन एक लंबे टाइम के बाद जब ये सेम रहता है, वो सेम पैटर्न बन जाता है, तो वो क्या करता है, इट शेप्स द क्लाइमेट। आवर नेक्स्ट चैप्टर यानी हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट के बारे में होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। होप सो चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, आप सभी को कंसेप्ट क्लैरिटी इस वीडियो के बाद मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना वीडियो पे ना भूलें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब याद करके कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।